हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की एमआरएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही थी, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। दिसंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए थे, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, लाइब्रेरियन का पेपर हो, सारे पेपर मैंने आप लोग को सॉल्व टीचिंग एप्टीट्यूड से एडिट करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे, जो 2023 में आपका एग्जाम हुआ था। साथ में ही इसके जो आईसीटी के क्वेश्चंस हैं या फिर जो रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे, सभी की वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो जाए। अब इस पर आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए। इसके प्रैक्टिस सेट अब आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये भी जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को करा रही हूँ, ये क्वेश्चंस जो है केवीएस में या फिर जो आपका एनवीएस का पेपर है, या फिर जो आपका आरआरबी का जो अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है उसका पेपर है, या फिर जो आपका सीटेट का है पेपर सेकेंड, इस तरह से जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है वही मैं इंक्लूड करूंगी, जिससे कि आपकी उसी लेवल की तैयारी हो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी समझ लीजिए कि एक तरह से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं जो मैं आप लोग को तैयार करा रही हूँ। क्योंकि जो पेपर आपका आएगा वो इसी में से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आपने देख रखे हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल वैसा ही है। और नहीं अगर देखें तो जरूर से देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इसमें और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बाकी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी तैयारी उसी लेवल की होनी भी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, ये आपकी सीरीज रहेगी, एग्जाम तक चलेगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगी, लेकिन आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। इससे पहले भी मेरा एक दूसरा चैनल भी है, कॉमर्स स्टडी जोन। वहाँ पर मैं आप लोग को कॉमर्स से जो बच्चे हैं उन लोग की तैयारी अच्छे से मैंने कराई हुई है। सारी वीडियोस वहाँ पर भी, सारे बैचेस मेरे फ्री हैं। बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो दूसरा चैनल जो है मेरा, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद रिगार्ड टू लेवल्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेल्फ सेंटर स्टेज रिफर्स टू द एज ग्रुप। चरित्र विकास के स्तरों के संबंध में आत्म केंद्रित चरण का संबंध किस वय वर्ग से होता है। फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स यानी 2 से 6 वर्ष, फ्रॉम 4 to 10 ईयर्स 4 से 10 वर्ष, या फिर 10 to 13 ईयर्स 10 से 13 वर्ष, या फिर 13 वर्ष के बाद। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो है, विकास जो है आपका कई तरीके का होता है। डेवलपमेंट एक काफी ब्रॉड लेवल है, बहुत ही एक समझ लीजिए कि इसमें बहुत कुछ शामिल हो जाता है। इसमें आप ग्रोथ भी आ जाती है डेवलपमेंट में ही। और ये कई टाइप का रहता है आपका। फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, मोरल डेवलपमेंट भी होता है। तो कई तरह का डेवलपमेंट रहता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, चरित्र विकास की बात हो रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो वहाँ पर जो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी कि आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित का मतलब है कि वो अपने आप में ही खोया रहना, या अपने आप से ही चीजों को समझ पाना। वो अलग से कहीं बाहरी दुनिया से नहीं, वो खुद में सेल्फ सेंटर्ड होकर चीजों को सोचता समझता है। तो वो किस एज ग्रुप में होता है, तो वो आपका एज ग्रुप जो है 2 to 6 ईयर्स यानी 2 से 6 वर्ष। और ये कौन सी अवस्था होती है, ये आपकी शैशवावस्था होती है। ये शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है जिसमें जो बच्चा होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स। यानी कि जो आपकी जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो रहती है शैशवावस्था में ही आती है, उसके बाद बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है सेल्फ सेंटर्ड वाला ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वो बाहरी दुनिया के साथ इतना घुला मिला नहीं होता है, तो वो अपने सेल्फ सेंटर्ड होकर ही चीजों को सीख पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which characteristics may not be possessed by a socially mature person? सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं हो सकती है। और आप लोग के जो एनईपी के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं लेकर के जरूर से आऊंगी। जो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो भी आपकी जो है सीरीज आएगी, उसकी भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका कह रहा है कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों में जो सोशली मैच्योर होते हैं पर्सन, उनमें कौन सी विशेषता यहाँ नहीं कहा है, मे नॉट बी पोजेस्ड। क्रिटिकल ऑफ द इविल्स एंड माल प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी, समाज में व्याप्त बुराइयों कुरीतियों की आलोचना करना।
तो यहाँ पर जो भी पर्सन मैच्योर होते हैं ना, तो जो वो देखते हैं कि सोसाइटी में हमारी कौन-सी चीज़ें हैं जो बुरी हैं, नहीं होनी चाहिए हैं, तो वो उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो ये वाला तो सही है। सेकंड कह रहा है इनडेक्टिवनेस एट टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट की घड़ी में अनिर्णय लेने की स्थिति, अडॉप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी, अनुकूल व्यवहार और समझने करने की क्षमता, रिस्पेक्ट फॉर द अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति सम्मान की भावना। तो क्या नहीं होती है उनकी विशेषता? तो यहाँ पर सी वाला भी होता है कि वो अनुकूल व्यवहार और समझन, यानी कि कहीं पर जैसे आप कहीं जहाँ भी पोस्टिंग होगी, आप मैच्योर पर्सन हैं, आप वहाँ पर जाएँगे तो वहाँ पर सोसाइटी के साथ आप क्या होगा ईज़िली अडॉप्ट कर पाएँगे वहाँ के कल्चर को, ईज़िली आप जो है वहाँ पर एडजस्ट हो पाएँगे। जैसे कि केवीएस में बहुत दूर-दूर पोस्टिंग हो जाती है। साउथ के नॉर्थ में चले जाते हैं, नॉर्थ के साउथ में पोस्टिंग हो जाती है, ईस्ट वेस्ट कहीं भी भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अगर आप लोग मैच्योर पर्सन हैं, तो वहाँ के कल्चर को आप ईज़िली अडॉप्ट कर पाएँगे, नई-नई चीज़ों को सीख पाते हैं। रिस्पेक्ट यहाँ पर आप जो भी जैसे कि आप मेल हैं, तो फीमेल के लिए, फीमेल हैं, तो मेल के लिए आप क्या करते हैं, एक आप में रिस्पेक्ट की भावना रहती है। लेकिन यहाँ पर ये है कि संकट की घड़ी में यानी कि कोई आपके सामने एक ऐसी सिचुएशंस आ गई जहाँ पर आपको निर्णय लेना है, तो आप निर्णय नहीं ले पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे। तो एक मैच्योर पर्सन की विशेषता नहीं होती है कि वो जो है संकट की घड़ी में ये माना जाता है, ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर आप मैच्योर हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मैच्योर ही नहीं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कंसर्न ऑफ, मानव विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? सोशियोलॉजी से, समाजशास्त्र से, साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से, एंथ्रोपोलॉजी से, मानवशास्त्र से, बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं, मानव विकास की बात होती है, तो हाँ, वो किससे संबंधित होता है? वो मनोविज्ञान से होता है, साइकोलॉजी से होता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रूली डिफाइंस टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो शिक्षण को सही रूप से परिभाषित करता है? टीचिंग इज इंगेजिंग विद स्टूडेंट, शिक्षण विद्यार्थियों के साथ काम में लगना है। टीचिंग इज केयरिंग फॉर स्टूडेंट, यानी कि शिक्षण जो है विद्यार्थियों की देखभाल करना है। टीचिंग इज ट्रांसमिटिंग नॉलेज, शिक्षण ज्ञान को प्रसारित करना है। या फिर टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, शिक्षण जो है वो क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसका आशय अधिगम उत्पन्न करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो टीचिंग है उसकी सही डेफिनेशन क्या है, यानी कि इसमें से कौन-सा ऑप्शन जो है वो सही तरह से टीचिंग को डिफाइन कर रहा है। तो शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण का मेन टीचिंग का मेन काम ही होता है कि इस तरह से आप अपने एक्शंस को सिस्टमैटिक ढंग से करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्निंग करवा सकें। जो स्टूडेंट हैं, आपके बच्चे हैं, जिनको भी आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसको आप उत्पन्न कर सकें। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है, वैसे तो सभी पॉज़िटिव दिख रहे होंगे आपको, जो बेस्ट ऑप्शन है जो टीचिंग को डिफाइन करता है, वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड एटीट्यूड कम्स अंडर द डोमेन ऑफ, प्रशस्ति की भावना और अभिवृत्ति का विकास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अधीन आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, साइकोमोटर डेवलपमेंट के, अफेक्टिव के, या फिर सोशल डेवलपमेंट के? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन एंड एटीट्यूड, यानी कि किसी चीज़ में का किसी का अप्रिसिएशन करना, कोई एटीट्यूड यानी किसी चीज़ पर आपकी एक धारणा होना, एक दृष्टिकोण आपका बनना, तो वो अभिवृत्ति का विकास होना, ये वाला जो डेवलपमेंट है वो किसमें आता है? तो ये आपका किस तरह का होता है? ये अफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि जो भावनात्मक विकास होता है उससे रिलेटेड होता है। तो आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने अपने जो क्षेत्र बताए थे, तो उसमें आपका एक अफेक्टिव डेवलपमेंट भी उन्होंने एक उसका एक हिस्सा बताया था। सिंपल से इसको समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें जो होती हैं वो आपके हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके हार्ट है, उससे रिलेटेड होती हैं, उससे कनेक्टेड होती हैं। जब दिल से आप किसी चीज़ों को सोच पाते हैं, वो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, वो सब क्या हिस्सा हो जाती हैं? अफेक्टिव डेवलपमेंट का होती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक में क्या होता है कि जब आप बुद्धि से, यानी कि सीधी-सी इसमें याद रखिएगा कि जब आप माइंड से कोई भी चीज़ को कर रहे होते हैं, बुद्धि से सोच समझ के कर रहे होते हैं, तो वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। साइकोमोटर में क्या होता है? मनोप्रेरक जो है आपका विकास, उसमें आप चलना है, दौड़ना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अफेक्टिव डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर्स रोल इन मोटिवेशन इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ, अभिप्रेरण में अध्यापक की भूमिका मूलतः निम्नलिखित में से किसका विषय होती है? प्लेसिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स विद इन द रीच ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की पहुंच के भीतर आकर्षक प्रोत्साहन रखने का,
अराउजिंग नीड्स इन चिल्ड्रन, बालकों में अपेक्षाएं उत्पन्न करने का, क्रिएटिंग न्यू इंटरेस्ट, नई रुचियां उत्पन्न करने का, या फिर चैनलिंग द एनर्जीज ऑफ लाइफ एंड अलर्ट स्टूडेंट इनटू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, सजग और सतर्क विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यकलाप में रद्द करने के लिए उनमें विद्यमान ऊर्जा को सम्मिलीन दिशा में प्रवाहित करना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि जब मोटिवेशन की बात होती है तो मोटिवेशन में हम जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनकी क्या मेनली उनका रोल क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वहाँ पर मोटिवेशन में ये रहता है कि अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि बच्चे में, हर स्टूडेंट में किसी न किसी कुछ न कुछ अलग तरह की क्वालिटीज़ जो होती हैं वो रहेंगी ही, कुछ न कुछ विशेषताएँ उसमें होती हैं। कभी-कभी स्टूडेंट उसको पहचान नहीं पाते। टीचर का क्या काम होता है कि उनको पहचानना और उस बच्चे को मोटिवेट करना कि वो उस कार्य को कर सके अच्छे से अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर अराउजिंग नीड्स इन चिल्ड्रन, बालकों में अपेक्षाएँ उत्पन्न करना जो होता है मेन उसका काम होता है मोटिवेशन का, कि बच्चे के अंदर क्या हो, नीड्स आए। जब तक बच्चे में नीड्स नहीं आएँगी वो किसी काम को नहीं करना चाहेगा। वो कब तभी उस काम को करेगा, जैसे आप ही हैं, आप अगर इस एग्ज़ाम की एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कुछ नीड्स होंगी ना, जो आपके लिए मोटिवेशन बन रही है। अगर नीड्स नहीं होंगी तो आपके लिए उनके अंदर मोटिवेशन कभी नहीं आएगा। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है तो आपको कुछ नहीं चाहिए। मगर यहाँ पर क्या है, आप कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ आपके ड्रीम्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाह रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, तो अगर उनकी जॉब लग जाती है तो फाइनेंशियली वो क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, सिक्योर हो जाएँगे। ये सब आपकी नीड्स हैं। यही आपकी मोटिवेशन की वजह है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, फिल अप द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि जो रिक्त स्थान है फिल, यहाँ पर क्या होगा, स्कूल्स कैन बी कंसिडर्ड डैश ग्रुप एज फार एज सोशलाइजिंग एजेंसी इज कंसर्न्ड। जहाँ तक समाजीकरण एजेंसी का संबंध है विद्यालयों को डैश समूह माना जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर सप्लीमेंट्री। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल की अगर हम बात कर रहे हैं, एक हम ग्रुप की तरह जो है एक ले रहे हैं समूह, किस तरह का माना जाएगा जब हम एक सोशलाइजिंग एजेंसी की तरह एक स्कूल को समझते हैं, यानी कि समाजीकरण की। तो बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, स्कूल क्या हो जाते हैं, कौन से एजेंसी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी एजेंसी माना जाता है तो स्कूल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी ग्रुप एज़ फार एज़ सोशलाइजिंग एजेंसी इज़ कंसर्न्ड। तो प्रथम की अगर बात करें, पहली कौन-सी होती है, तो वो होम होती है। घर होता है, जो बच्चे की पहली सोशलाइज़ करने की एजेंसी होती है, वो घर मानी जाती है। सेकेंडरी जो होती है वो आपकी स्कूल होती है, और अगर थर्ड पूछा जाएगा तो थर्ड जो होती है वो मीडिया होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट हो जाएगी होम, सेकंड हो जाएगी स्कूल, जो विद्यालय होता है वो हो जाती है, और थर्ड होती है मीडिया। ये 3 ही पूछे जाते हैं मेनली, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kavita is a student who can think logically about hands-on problems and organizes things into categories and series. Also understands past, present and future. She is at which stage of Piaget's stage of cognitive development? यहाँ पर क्या कह रहा है कि कविता नामक कोई विद्यार्थी है, वो क्या कर रही है, समस्याओं के बारे में एक तार्किक दृष्टि से वो सोच पाती है, चिंतन कर सकती है, और चीज़ों को श्रेणियों और श्रृंखला में क्या करती है, व्यवस्थित करती है। साथ ही उसे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की भी एक समझ है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पे है? तो आपको पता होगा जो प्याजे हैं, जैसे कि 4 यहाँ पर दे रखे हैं, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। ये यहाँ पर 3 दे रखे 4 दे रखे हैं चरण, ये चारों ही क्या हैं, प्याजे के हैं। तो ये जो पहला वाला है वो आता है आपका 0 से 2 में, फिर 2 वर्ष से 7 वर्ष हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक वाला, 7 से 11 हो जाता है कंक्रीट वाला, और 11 से उसके बाद जो होता है 18 वर्ष तक या उसके आगे का, वो जो होता है वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है संवेदी प्रेरक की स्थिति में, तो वो स्कूल की तरफ से होता है, यानी कि आत्म केंद्रित होता है, वो सिर्फ जो है चलना है, हाथ से पकड़ना है, इन सब से ही प्रेरित होकर काम करता है। और जो प्री ऑपरेशनल होती है तो यहाँ पर प्रतीकात्मक होता है बच्चा, यानी कि जैसे कि गुड़िया है तो उसको सजीव समझता है, रियल समझने लगता है। जो कंक्रीट होती है तो यहाँ पर ही मेनली स्टार्ट होती है कि बच्चा जो होता है मूर्त चिंतन कर पाता है, तार्किक रूप से सोच भी पाता है, वो मूर्त चिंतन भी कर पाता है। तो यही वाली स्टेज में है वो कंक्रीट ऑपरेशनल है, मूर्त संक्रियात्मक में है। और जो फॉर्मल होती है, औपचारिक वाली हो जाती है, तो वहाँ पर क्या रहेगा कि बच्चा जो होता है ये औपचारिक कहिए या अमूर्त कहिए, तो वहाँ पर कल्पना करने की शक्ति होती है, बिना चीज़ों को सामने है,
वो क्या करता है पहले नियम भी बनाना शुरू कर देता है, उदाहरण अगर उसके सामने है तो नियम भी उससे बनाने लगेगा, तो वो सब आपके फॉर्मल में आ जाएगी। यहाँ पर जिस स्टेज में कविता है वो उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ब्याजे काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। विकास का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है। ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत प्रक्रम है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। वृद्धि विकास दोनों साथ साथ होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये जो कह रहा है कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है तो गलत हो जाएगा। जो विकास होता है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होता, वो मेनली क्वालिटेटिव होता है, वो गुणात्मक होता है। ग्रोथ क्या है? वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं, ग्रोथ जो होती है वो आपकी लाइफ टाइम नहीं चलती, डेवलपमेंट लाइफ टाइम होता है, ग्रोथ लाइफ टाइम नहीं चलती, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। थर्ड कह रहा है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस, विकास एक अनवरत प्रक्रिया, ये वाला सही है। डेवलपमेंट जो है वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है। तो करेक्ट आंसर यही वाला हमारा हो जाएगा क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा था। और ये कह रहे हैं कि साथ साथ चलते हैं, तो एक टाइम के बाद जब वृद्धि रुक जाएगी तो विकास कैसे उसके साथ चल सकता है, इसलिए यहाँ पर ये वाला भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन स्पेरोकैडल सीक्वेंस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैपेंस फ्रॉम। जो आपका स्पेरोकॉर्डल विकास क्रम है उसमें मानव का विकास किस तरह से होता है? टो टू हेड, हेड टू टो, सेंटर टू आउटसाइड, आउटसाइड टू सेंटर। पैर के अंगूठे से सिर तक, सिर से पैर के अंगूठे तक, केंद्र से बाह्य तक, बाह्य क्षेत्र से केंद्र तक। तो यहाँ पर ये जो आपका स्पेरोकॉर्डल विकास क्रम होता है इसमें क्या रहता है कि हेड टू टो, सिर से पैर के अंगूठे तक माना जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है ये, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सिर से पैर के अंगूठे तक होता है, और जो दूसरा वाला आपसे एक और पूछा जाता है उसमें जो होगा वो सेंटर टू आउटसाइड होता है, भीतर से बाहर की तरफ कूच होता है। आगे वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर का एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से क्या वृद्धि विकास का सिद्धांत नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सिर्फ एएमआरएस के लिए नहीं, तो केवीएस का भी आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि जो सीटेट है उसका नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो आपको ये चीज़ है कि सारे ही एग्जाम ये सीबीएसई को कंडक्ट करवाने हैं। तो वहाँ पर सीटेट का आ गया है, तो केवीएस भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, और साथ साथ एनवीएस भी। तो ये क्वेश्चन आपके इन दोनों के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इसमें से कौन सा वृद्धि विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि व्यक्ति परक अंतर का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकासात्मक निर्देश का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनुमान्यता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है? तो पहला वाला है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सही है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से रहता है, चाहे वो वृद्धि हो या फिर विकास हो। लेकिन जो यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का सिद्धांत है, ये वाला कोई सिद्धांत आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट का नहीं होता। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकीकरण का भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है, ये वाला भी करेक्ट है। ये जो सी वाला है ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सिद्धांत आपका इसमें नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है इसमें से। डे ड्रीमिंग हेल्प्स एडोलसेंट टू डेवलप सम एस्पिरेशंस इन लाइफ। दिवा स्वप्न से किशोर वय वर्ग को जीवन की कुछ आकांक्षाओं को विकसित करने में सहायता मिलती है। डे ड्रीमिंग इज अनप्लीजेंट एंड एंजाइटी अराउजिंग। जो दिवा स्वप्न होते हैं दुखद और दुश्चिंतता उत्पन्न करने वाले होंगे। डे ड्रीमिंग कैन डिस्टर्ब मेंटल इक्विलिब्रियम। जो दिवा सपने होते हैं मानसिक साम्यता को बाधित हो सकती है उससे। या फिर इज नेसेसरी फॉर बिकमिंग बिग। बड़ा बनने के लिए दिवा स्वप्न देखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर जो डे ड्रीमिंग क्या होती है कि कभी कभी हम लोग दिन में ही बहुत सी चीजें जो होती हैं
सोचना शुरू कर देते हैं, या फिर ये एडोलसेंस जो होता है, किशोरावस्था होती है, उसकी एक काफ़ी बड़ी विशेषता भी मानी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है उसकी एक, कि दिन में ही आप कुछ बड़ा करने के, कुछ बनने के नए-नए सपने देखना। तो क्या है, वो अपनी आकांक्षाओं को जो वो बनना चाहते हैं उसको वो अपने माइंड में एक देखते हैं या समझते हैं, या एक तरह से कहीं इमेजिनेशन बनाते हैं अपनी कि वो उस चीज़ को कर रहे हैं। तो वो हो जाती है डे ड्रीमिंग। तो यहाँ पर एस्पिरेंट की लाइफ के लिए ये इम्पोर्टेंट भी होता है। अगर आप जो है सोचेंगे नहीं, या फिर अगर ये अपने आप को जिस भी उससे हम जाना चाहते हैं, जिस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसको एक ड्रीम की तरह अपने एक इमेजिन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप उस तक पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ये तो जो अनप्रेज़ेंट एंग्ज़ायटी वाले हैं, तो अगर हम एडोलसेंस की बात करें तो उस एज में ये नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर ये एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। एक एडोलसेंस के लिए एक बच्चे के लिए जो 18 वर्ष की या 17-16 वर्ष की आयु का होता है, तो वहाँ पर एक फ्यूल की तरह काम करते हैं, जिससे कि वो और मोटिवेट होता है अपने जो भी उसने लक्ष्य बनाया होता है उसको प्राप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज़ रिजल्टेंट ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन। संकल्पना निर्माण संवेदनशीलता और प्रतिक्षण की परिणति है। लैंग्वेज एक्विजिशन हेल्प्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। भाषा अर्जन से संकल्पना निर्माण में सहायता मिलती है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन। संकल्पना निर्माण पर्यावरणीय उद्दीपन से निराश्रित होता है। दैट एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्पल्स हेल्प कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। प्रत्यक्ष अनुभव और उदाहरणों से संकल्पना निर्माण में सहायता मिलती है। तो आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस हैं सारे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस से केवीएस में पूछे गए भी मैंने इंक्लूड किए हैं। जो आपके प्रीवियस में जो केवीएस का पेपर हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो शामिल किए गए थे, तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर उससे भी लिए हैं मैंने, जिससे कि आप एग्ज़ैक्टली वही तैयार कर पाएँ जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कौन-सा गलत है ये कह रहा है कि क्या इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट में अगर हम देखें, तो पहला वाला पॉइंट जो कह रहा था कि जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, हम जो भी अवधारणा बनाते हैं, तो वो संवेदनशीलता और प्रतिष्ठा की परसेप्शन से हमारे होती है, सही है ये वाला पॉइंट। दूसरा कह रहा है जो भाषा है, उसको अर्जित करने में, लैंग्वेज एक्विजिशन में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये भी सही है। जो सी वाला कह रहा है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यानी किसी भी चीज़ की एक संकल्पना बनाने में जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो उस पर हम निर्भर नहीं करते, या उससे हम जो है स्टिमुलेशन नहीं लेते, तो ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण जो होता है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, उसी उसी से रिलेटेड या वैसे ही हमारी क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट मेकिंग भी होती है, वैसे ही कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में कल्चरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, तो हम भी चाहे जिस भी रिलीजन के क्यों ना हो, तो जो एक कल्चर है वो सभी लोग अडॉप्ट करते हैं, और हम चाहे जहाँ भी जाएँ वैसे ही हम लोग रहेंगे। तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो होता है, तो एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन से पर इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर यही वाला गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ग्रो इन सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस ड्यूरिंग द एज ग्रुप। यहाँ पर कह रहा है कि किस एज ग्रुप में जो बालक होते हैं उनमें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और स्वशासन का भाव विकसित होता है। 5 टू 8 इयर्स में, 9 टू 11 में, 12 टू 14 में, 14 इयर्स में। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि आत्मनिर्भरता और स्वशासन का भाव विकसित होता है, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाते हैं, वो खुद को जान पाते हैं, और अपने आप पर कंट्रोल करना वो जो भाव होता है, तो ये आपका किसमें होगा, इन 9 टू 11 इयर्स के जब होते हैं, 9 से 11 वर्ष का जब होता है, तो उस एज में ये चीज़ शुरू हो जाती है। यहाँ पर चिल्ड्रन ग्रो लिखा है, एडोलसेंट नहीं लिखा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चिल्ड्रन की जब बात की जा रही होती है, जब बालक लिखा हुआ होगा, तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखने होते हैं, ये सारे कीवर्ड होते हैं। एडोलसेंस की जो एज ही होती है, आपको पता है कि 0 से 6 जो हो जाता है, वो आपकी शैशवावस्था की हो जाती है। शैशवावस्था हो गया, 6 से 12 जो होती है वो एज कौन-सी हो जाती है? वो आपकी जो होगी बाल्यावस्था में आ जाती है, और उसके बाद 12 से जो 18 वर्ष की होती है, अब कुछ लोग 0 से 5 भी मानते हैं, 5 से 11 भी मानते हैं, तो एक एवरेज सबका जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको कि ये 12 से 18 वाली एडोलसेंस में यानी कि किशोरावस्था में चली जाती है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो ये बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 में आ रहा है। तो यहाँ पर सीधे-सीधे आंसर ही आपका 9 से 11 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप थोड़ा-सा ट्रिक लगाकर भी अपने आंसर को निकाल सकते हैं, अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आप जो
नैतिक विकास के बारे में भी देखा गया था, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपकी मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो अगर आपको याद होगा कोलबर्ग कोलबर्ग की आपने पढ़ी होगी, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो वहाँ पर भी आपको अवस्थाएँ देखने को मिली होंगी और जो आती हैं 9 से 11 वर्ष में ही आती हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अगर आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईज़ी रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। तो जितने भी सिद्धांत हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कमेंट करिएगा। मैं आप लोग को बहुत शॉर्ट वीडियोज़ बना कर के वो सारे सिद्धांतों को बहुत शॉर्ट में अच्छे से, मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, मैं आप लोग को पढ़ा सकती हूँ। तो वहाँ पर आपके लिए ये रहेगा कि छोटी-छोटी वीडियोज़ रहेंगी 9 से 10 मिनट की ही, तो उसमें आपके सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आप अच्छे से रिवाइज़ कर ले जाएँगे। सारी थ्योरीज़ आपकी कवर हो जाएँगी, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके लिए मैं वीडियोज़ आपकी अलग से लेकर आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल रिफर्स टू द एज ग्रुप। अभी इसी की ही बात हम कर ही रहे थे, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें वही चीजें आपको पूछी है कि नैतिक मूल्य के विकास के बारे में जो कोलबर्ग के वर्गीकरण के अनुसार परंपरागत नैतिकता स्तर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित होता है? कौन से स्टेज पूछिए? कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल पूछा गया है। 4 टू 10 इयर्स की, 10 टू 13 की, 13 इयर्स टू लेटर एडल्टहुड की, या फिर प्रॉपर एडल्टहुड सम्यक पूर्णावस्था। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कन्वेंशनल मोरालिटी की जो लेवल होता है वो कौन सा रहेगा? तो वो आपका 10 टू 13 इयर्स होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला होगा। तो यहाँ पर जो कोलबर्ग है उनकी 3 स्टेजेस ही हैं मेनली। एक आपकी प्री कन्वेंशनल हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पर होती है वो हो जाएगी प्री कन्वेंशनल वाली। इसकी जो एज ग्रुप रहता है, इसका एज ग्रुप आपका जो रहेगा 4 से 10 वर्ष का रहता है। ये जो फर्स्ट वाली यहाँ पर दे रखी थी, और उसके बाद जो आ जाती है वो आपकी कन्वेंशनल आ जाती है। परंपरागत स्तर भी जिसको बोला जाता है, कन्वेंशनल वाली, इसकी जो एज ग्रुप रहेगी 10 टू 13 इयर्स की रहती है। और उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट वाला, वो हो जाता है पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ पर 3 स्टेजेस ही रहती हैं कोलबर्ग की, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी अगर हम एज ग्रुप की बात करें कि इसका एज ग्रुप क्या रहता है, तो यहाँ पर 13 के से जो आपका एडल्टहुड तक होता है, वो आप यहाँ पर एज ग्रुप हो जाता है। तो ये 3 रहते हैं मेनली, तो इसका एज ग्रुप भी याद रखिएगा, और साथ-साथ इससे इसमें आता है, इसको भी याद रखिएगा। अब ये स्टेज होती क्या है, अगर हम इससे थोड़ा-सा बात कर लें कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल की, तो 10 टू 13 इयर्स की अगर हम देखें, परंपरागत में, तो बच्चा क्या होता है कि उसकी मोटिवेशन होती है वो आंतरिक होती है, इंट्रिंसिक होती है, और जो कंट्रोल होता है वो बाह्य का होता है। इसके बारे में मेनली ये चीज़ कहा जाता है कि ये किस तरह की है, ये प्रशंसा की होती है, अप्रिसिएशन की एज होती है, और वो सोसाइटी में सम्मान की, यानी कि वो अपना सोसाइटी में एक स्थान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे अप्रिशिएट करें, उसको सम्मानित करें या उससे प्रशंसा करें। तो ये वो वाली एज मानी जाती है। अब आपकी समझ में आ गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए मेथड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस? निम्नलिखित में से क्या जो है संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि नहीं होती? रिप्रेशन दमन, इंडस्ट्रियलनेस उद्यमिता, इसके या फिर सिक्रेटिवनेस गोपनीयता, रिडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन यानी कि पुनर्निर्देशन और उदात्तीकरण। तो यहाँ पर क्या संवेग जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, उन्हीं पर ही बाकी सारी जितनी भी आपकी डेवलपमेंट्स होती हैं या जितनी भी आपकी ग्रोथ होती है, सारी चीज़ें ही इमोशंस पर ही बेसिक आपकी डिपेंड ही करती हैं। तो यहाँ पर क्या इसकी एक विधि नहीं है, तो दमन भी होती है, उद्यमिता भी होती है और पुनर्निर्देशन भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो गोपनीयता है, ये इसका एक मेथड नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल गिविंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स टीचर्स इज डूइंग लाइक दिस। छात्रों को फीडबैक देते समय अध्यापक को क्या करता है? शी ही इज प्रेसिंग बिफोर टेलिंग अबाउट एरर, सजेस्टिंग करेक्टिवनेस मेजर्स अबाउट दीज एरर्स, व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट शी ही इज अडॉप्टिंग। वो क्या कर रहा है, जो टीचर है वो गलतियां बताने से पहले क्या करता है? प्रशंसा करता है। यानी कि वो आपको ये बताने से पहले कि आप कहाँ कहाँ गलत है, पहले आपको अप्रिशिएट करता है कि हाँ आपने आंसर दिया या लिखा या कुछ भी बताया। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो आपको गलतियां क्या आपने करी हैं वो बताएगा, उसके बाद सुधारात्मक उपायों को सुझाव, और किस तरह उस गलतियों को दूर कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको सजेस्ट करेगा, सजेशंस देगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो किस तरह के आकलन को अपना रहा है, असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, या फिर समेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक, यानी कि योगात्मक आकलन, वो किस तरह के आकलन को अपना रहा है। तो यहाँ पर आपके 4 टाइप्स के रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं आपके।
तो अगर वो गलतियाँ बता रहा है, पहले प्रशंसा करता है, फिर आपकी मिस्टेक्स को बताता है, उसके बाद वो ये भी बताता है आपसे कि उन मिस्टेक्स को आप कैसे करेक्ट करें, कैसे दूर करें। तो ये आपका क्या हो जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधगम के लिए आकलन कर रहा है। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। असेसमेंट एज़ लर्निंग क्या होता है? जब आप साइंस से सीख रहे होते हैं, जब सेल्फ में आप खुद भी लर्न कर रहे होते हैं, तो आपका असेसमेंट एज़ लर्निंग हो जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन में क्या होता है कि अधिगम का आकलन यहाँ पर आपका एक तरह का समेटिव असेसमेंट का ही रूप होता है कि जब आपने पढ़ाई कर ली, पूरा अपना जो है जो भी आपको अधिगम करना था, लर्निंग करनी थी, वो आपने कर ली। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आपका एग्ज़ाम के बाद जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, वो फाइनल आपका क्या होता है, समेटिव असेसमेंट ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। जब आप सुझाव भी देते हैं यानी कि प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, मिस्टेक्स बता रहे हैं, उनको करेक्ट करने का तरीका भी बता रहे हैं, तो वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, अधिगम के लिए आकलन। और ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहलाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ लिमिटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। निम्नलिखित में से किसे दक्षता आधारित उपागम की एक सीमा माना जा सकता है? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच आजकल बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर चिल्ड्रन लर्न एज पर देयर पीस ऑफ लर्निंग, हाँ, एज पर देयर पेस ऑफ लर्निंग। बच्चे अपनी अधगम गति के अनुसार सीखते हैं। The learning climates in all schools are not conducive for optimizing learning. सभी विद्यालयों में अधिगम वातावरण इष्टतम अधिगम के लिए सहायक नहीं होता है। इमीडिएट फीडबैक इज प्रोवाइडेड, तत्काल फीडबैक दिया जाता है। या फिर मास्टरी लर्निंग इज द गोल, अधिगम में प्रवृत्ता का लक्ष्य होता है, यानी कि ये माना जाता है कि कैसे बच्चे जो है प्रवीण हो सकते हैं, इसका हमारा टारगेट या फिर गोल होता है। तो यहाँ पर क्या करें, एक सीमा माना, एक लिमिट माना जाता है। यहाँ पर आपको निगेटिव वाला पॉइंट ढूंढना है। तो पहला वाला जो कह रहा है कि बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, तो कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि क्षमता आधारित है, यानी कि बच्चे की जितनी क्षमता है, जिस हिसाब से वो सीख सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सिखाना। तो यहाँ पर ये वाला तो करेक्ट है, उसकी एक लाभ है या उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक विशेषता को बता रहा है। दूसरा वाला जो कह रहा है कि द लर्निंग क्लाइमेट इन ऑल स्कूल आर नॉट कंडक्टिव फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग, कि अधिगम के लिए सहायक नहीं होते, तो यही वाला गलत हो जाएगा। इस वाली जो होती है मतलब दक्षता आधारित उपागम में, तो एक चीज़ ये रहती है कि सभी विद्यालयों की अगर हम बात करें, सभी स्कूल्स की बात करें, तो पूरी तरह से सारी अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, समावेशी शिक्षा होती है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की दक्षता, उन्हीं की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ा पाना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो ये इसकी एक सीमा हो सकती है। यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभवात्मक अधिगम के बारे में क्या सही नहीं है? लर्निंग इज अ होलिस्टिक प्रोसेस, यानी कि अधिगम क्या है, एक होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, सारी ही चीजों को शामिल किया जा रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया है। करेक्ट है। लर्निंग लाइज इन द प्रोडक्ट, अधिगम उत्पादन में निहित होता है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है। या फिर टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर, अध्यापक एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। तो ये वाला भी करेक्ट है आपका पॉइंट। और जो आपका होलिस्टिक प्रोसेस है, ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस ये भी है। ये जो कह रहा है कि लर्निंग लाइज इन द प्रोडक्ट, अधिगम उत्पादन में निहित है, उत्पादन में, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। एक तरह से साधन की तरह काम करता है, ना कि प्रोडक्ट की तरह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि तो क्वेश्चन कह रहा था कि क्या रॉन्ग होता है। और किस तरह की लर्निंग, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही थी, यानी कि जब आप किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को आप खुद अनुभव करने देना चाह रहे हैं, तो उसे कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसे कोई कार्य करने के लिए दे रहे हैं, वो कर रहा है और उसको खुद वो उससे एक्सपीरियंस ले पा रहा है और सीख रहा है। तो उसकी क्या विशेषता नहीं उसके बारे में था, तो यही वाला आपका बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक यूज एड्रेस स्टरिंग। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है? आपने देखा होगा बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं कि छोटे जब होते हैं, बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो एक फ्लो में नहीं बोल पाते हैं, एक अक्षर पर अटक-कर बोलते हैं, तो उसी को हकलाना कहा जाता है। तो उसको दूर करने के लिए कौन-सी हम टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं? पर्पसफुल स्पीच, उद्देश्यपूर्ण भाषण, प्रैक्टिकल स्पीच, व्यावहारिक भाषण का, डिलेड स्पीच, विलंबित भाषण का, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, लंबे समय तक भाषण का। तो यहाँ पर किस तरह का आप यूज़ करते हैं? तो जब आप बच्चे को ज़्यादा देर तक बोलने देंगे, वो थोड़ा-सा रीड कर रहा है या बुक को रीड करना है या कुछ भी वो पढ़ रहा है, ज़्यादा देर तक बोल लंबे समय तक बोलेगा,
तभी धीरे-धीरे उसकी ये प्रॉब्लम जो होती है सॉल्व होती। अगर डर के मारे ज़्यादातर इंसान के बच्चों में ये चीज़ देखने को आती है कि वो डरते इतना है कि वो बोलते ही नहीं है ज़्यादा। तो जब वो नहीं बोलेंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है कि प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, लंबे समय तक भाषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको पढ़ना है और आपको उसमें ये बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग इज़ इन प्रोग्रेस, किस प्रकार का अधिगम हो रहा है। क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन आर टोटली इन्वॉल्व्ड इन डूइंग वर्क विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय योर प्रेजेंस। विद्यार्थी आपकी उपस्थिति से व्याकुल हुए बिना अपने काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। They are talking themselves materials, trying manipulating different arguments and ways of solving the problem. वे आपस में बात कर रहे हैं, सामग्रियों से काम ले रहे हैं, समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं और तरीकों को अपनाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। If you asked about what they are doing, they could clearly state their objectives. यदि आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो अपने क्लियरली बता सकेंगे, वो अपने उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बता सकेंगे। तो अब आपको बताना है कि किस तरह की लर्निंग हो रही है। एक्टिविटी बेस्ड हो रही है, कोऑपरेटिव हो रही है, कोलैबोरेटिव हो रही है या फिर पेयर्ड लर्निंग हो रही है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी एक तरह से कंडीशंस ये सब बता दी गई हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आपको बताना है उस कंडीशंस को देख के कि किस टाइप की लर्निंग हो रही है। तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर से कमेंट करिएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नेक्स्ट इस पर आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जितने भी बच्चों का आंसर करेक्ट होगा उन सबके नाम मैं ज़रूर से बताऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका आंसर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादातर बच्चे देखते सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। एग्ज़ाम के तक या आपने इसे देखा, ये सारे प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किए, जो भी मैं आप लोग को करा रही हूँ, तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये गारंटीड है। फिर अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी जिससे कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा और एनईईपी पर भी आपकी एक सीरीज़ पूरी आएगी जिसमें कि एनईपी के बारे में बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपका लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ चल रहे हैं, इसमें आपके इंग्लिश और हिंदी में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, रीज़निंग का चल रहा है और जो जनरल अवेयरनेस है, उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे ही मैं आप लोग को सॉल्व करा दूँगी। तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।